हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 1 गणित का इतिहास यह स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें मैथ्स जैसा कुछ नहीं है। आपको गणित के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, गणित शुरू कब हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार प्रश्नावली 1.1 के लिए थ्योरी रीड कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स है मैं उसको करा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सही जोड़ी बनाइए। ये है सबसे पहला क्या है, मैंने इधर जो लाइन से क्वेश्चन है, मतलब सही जोड़ी में एक क्या रहता है कि इधर मिलाना पड़ता है, तो मैं इधर सारे के आंसर लिख दूँ। जैसे भारती कृष्ण तीर्थ, इसका आंसर है वैदिक गणित। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते भी चलूंगी। जैसे कि भारती कृष्ण तीर्थ ये कौन थे, ये इन्होंने वैदिक गणित का क्या किया था, रचना की थी वैदिक गणित की, है ना। भारती कृष्ण तीर्थ वे थे जिन्होंने वैदिक गणित नाम की एक ग्रंथ था उसकी रचना की थी, जिसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, ठीक है। इसी तरह से वराहमिहिर जो है एक खगोल शास्त्री भी थे और एक गणितज्ञ भी थे, और ये उज्जैन के रहने वाले थे, है ना। इन्होंने पंच सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त एक ये जो है इनका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत या त्रिकोणमिति सिद्धांत बोला जाता है। जैसे कि जया कोज्या आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे आइडिया नहीं है। मतलब साइन कॉस टैन थीटा इन सब के बारे में बताया, इन्होंने ही बताया था। इन सब जैसे मैं बोल रही हूँ साइन कॉस, साइन को जैसे कि जया कोज्या, है ना, मैंने जो बोला इन सब के बारे में ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और हमें इन सब का स्टडी भी करना है त्रिकोणमिति में, आगे जाकर के मैथ्स में इसको पढ़ना भी है। हो सकता है कुछ 9th में कुछ चैप्टर में हो, और नहीं होगा तो क्लास 10th में इसका पूरा डिटेल स्टडी हमको करना है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था, त्रिकोणमितीय साइन दिए थे। साइन मतलब समझते हो ना, चिन्ह दिए थे, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का चिन्ह दिया था उन्होंने। भास्कराचार्य, अब आते हैं भास्कराचार्य ने क्या किया था, उन्हें एक ग्रंथ लिखा था लीलावती, उसमें इन्होंने पाई का मान दिया था, है ना। और उन्होंने बोला था कि व्यास को 3927 से गुणा कर 1250 से भाग देने पर सूक्ष्म परिधि प्राप्त होती है। खैर ये सब तो आपके काम की चीज नहीं है, आप लोग इतना जानिए कि भास्कराचार्य ने क्या किया था, पाई का मान दिया था, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और क्या आता है 3.14, ठीक। उसके बाद आते हैं आर्यभट्ट ने क्या किया था, कौन है आर्यभट्ट? आर्यभट्ट वे पहले इंसान थे जिन्होंने पाई का एक्यूरेट मान बताया था। जैसे कि मैंने पाई के 2 मान बताया आप लोगों को, एक बताया 22/7, दूसरा बताया 3.14, है ना। तो 3.1416 ये मान जो है आर्यभट्ट ने हमको कैलकुलेट करके दिया था, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला रिक्त स्थान क्या है, आकाश तथा शून्य के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग होता था। अब यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है खम। अब एक खम क्या है, जब शून्य का आविष्कार हुआ था, है ना, तो मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, मतलब हमारा जो वेद शास्त्र है यजुर्वेद है ना, जो हमारा वेद शास्त्र है यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो 40वां अध्याय है, 40वां अध्याय का जो 17वां मंत्र है, उसमें ये खम शब्द का उच्चारण हुआ है। एक मंत्र है ओम खम ब्रह्मम। तो ये जो खम है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र से लिया गया है, और इस खम का मतलब होता है आकाश और शून्य। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ना, आकाश और शून्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, खम का। मतलब है कि यजुर्वेद में इस खम का मतलब होता है आकाश तथा शून्य। आई बात समझ में। उसके बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या है, तलक्षणा शब्द खालिस्तान संख्या हेतु होता है।
तल्लक्षणा क्या है? यजुर्वेद में ही, है ना, या फिर रामायण उसके बाद जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए हैं उसमें 1 से लेकर के 10⁻53 तक का संख्या, मतलब उसमें क्या होता था, हम लोग जैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये सब पढ़ते हैं ना, तो उस समय क्या होता था 1 से लेकर 10⁻53 तक की संख्या थी, संख्या जो भी था उसको पढ़ा जाता था, समझा जाता था। तो उसमें जैसे कि मैंने बोल दिया 100 लिख दिया हिंदी में, सपोज दैट एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा है ना, तो ये मैंने 100 लिखा तो आप लिखोगे 100 इस तरह से, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया 39, तो आप 39 कैसे लिखोगे, 39 करके, जो भी आप इसको हिंदी में लिखोगे इस तरह से, है ना। वैसे ही यजुर्वेद में ये जो तल्लक्षणा शब्द है, जब भी तल्लक्षणा लिखा जाता था उसका मतलब होता है 10⁻53, या फिर 10⁻53 का मतलब होता है तल्लक्षणा। आई बात समझ में? मतलब इसका मीनिंग ही होता है तल्लक्षणा, है ना। 10 की घात अगर कोई 53 ना बोल के तल्लक्षणा अगर बोल दिया तो समझ जाना कि क्या है, 10⁻53 की बात हो रही है। ओके, क्लियर है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, वर्णांक पद्धति का प्रयोग खालिस्तान गणितज्ञ ने अपने खालिस्तान ग्रंथ में किया, है ना। तो ये वर्णांक पद्धति क्या है, ये भी पुराने ही समय की पद्धति है ना। जैसे कि क्या होता था, कोई अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे तल्लक्षणा यूज हुआ है ना, तो ये सब पद्धति के अंदर ही आता है। जैसे कोई वर्णांक पद्धति है, कोई शब्दांक प्रणाली है, कुछ और। तो क्या होता था पुराने समय में, कुछ शब्द जैसे कि ये नंबर है, नंबर को अलग अलग शब्दों से रिप्रेजेंट किया जाता था, बताया जाता था, है ना। उसी तरह से एक वर्णांक पद्धति भी है। तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। और किसमें किया था, अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता है। तो अव्यक्त गणित हम बीज गणित को कहते हैं। किसको कहते हैं, बीज गणित को अव्यक्त गणित कहा जाता है। उसके बाद है वैदिक गणित में खालिस्तान सूत्र हैं। तो वैदिक गणित में टोटल 16 सूत्र हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो इसका क्या है, स्थानीय मान ही, जो हम लोग, आप लोग स्थानीय मान निकालना आता है ना, आपको पढ़े हो ना स्थानीय मान क्या होता है। तो जब भी स्थानीय मान की बात हो तो हमारा जो स्थानीय मान है वही हमारा आधुनिक संख्या प्रणाली है। अगर आपसे कहे कि आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता क्या है, तो हमारा स्थानीय मान ही हमारा क्या है, आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है। अब स्थानीय मान होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए। किसी भी संख्या को 0 से 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने के कारण क्या होता है, अंक पद्धति, वैज्ञानिक अंक पद्धति है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को स्थानीय मान बता देती हूँ कि होता क्या है ना, उसमें क्या बोला गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3948, है ना। अब मैं कहूंगी सबका अगर हमको स्थानीय मान निकालना है तो क्या होता है, जैसे 8 है तो 8 गुणित 1, 8 एकम 8। 4 का निकालना है तो 4 गुणित, अब हो जाएगा 10, मतलब अब 10 जीरो बढ़ते जाएगा, अब ये हो जाएगा 40। 9 का बोलूंगी तो 9 गुणित, अब क्या हो जाएगा 100। 1 था फिर 1 शून्य बढ़ा, अब 2 शून्य बढ़ गया, अब ये कितना हो जाएगा 900। इसी तरह 3 का कितना होगा, 3 गुणित 1000, कितना हुआ 3000। तो अगर मैं पूछूं 9 का स्थानीय मान बताइए तो क्या होगा, 9 का स्थानीय मान 900, ठीक है। आया समझ में स्थानीय मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वहां पे जो हिंदी में लिखा था उसका क्या मतलब था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए, मतलब शून्य का आविष्कार कहाँ से हुआ था अब बताइए। तो क्या लिखा मैंने, शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृत्समद ने किया था। किसने किया था, शून्य का जो आविष्कार है एक वैदिक ऋषि है जिसका नाम है गृत्समद, उन्होंने किया था। और ये हमको कैसे पता चला, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है ऐसा वेदों में उल्लेख है, मतलब वेदों में ऐसा लिखा है कि शून्य का आविष्कार गृत्समद नामक ऋषि ने किया है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य
पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। ज्योतिष आदि ग्रंथों में खम को शून्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैंने पहले ही बताया है कि हमारा जो पुराने वेद शास्त्र हैं उसमें ये जो खम शब्द है, वो हमारा जो खम शब्द मैंने कहा ये हमारे वेद शास्त्र से लिया गया था। और वेद शास्त्र में कौन सा वेद शास्त्र? ऋजुवेद से लिया गया था। और उसमें कौन सा अध्याय से? सॉरी, ऋजु नहीं, यजुर्वेद से लिया गया था। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र से लिया गया था। और वो मंत्र था ओम खम ब्रह्मम। तो उस वहां से ये खम लिया गया था। और उस खम का मतलब होता है शून्य। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद है कि वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय। अब उस समय वर्णांक पद्धति को मैंने क्लियर नहीं बताया था, अब यहाँ पे क्लियर बता दी कि वर्णांक पद्धति है क्या और आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टी ग्रंथ में इसको कैसे यूज किया था। तो जैसे देखो, यहाँ पर वर्ण है, क ख ग घ सब लाइन से दिया हुआ है। तो वर्णांक पद्धति में क्या होता था, अगर क को कौन सा अंक माना जाता था? 1, ग है तो 3, अंग है तो 5। ठीक है, मतलब एक हर एक अक्षर को एक नंबर दिया गया था। यही है वर्णांक पद्धति। ठीक है, जैसे कि फल के फा तक देखोगे 22, मतलब है कि 1 से लेकर के कलम के का से फल के फा तक लाइन से नंबरिंग है ना, 1 से लेकर 22 तक। लेकिन जैसे हम बकरी के बारे में आएंगे, यहाँ पे क्या 23 है, फिर यहाँ पे भलुआ 24 है, मछली में 25 है और आगे क्या 30 है। यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब 30 के बाद देखना 40, 50, 60, मतलब इसके बाद जो है र को 40 मान लिया गया, ल को 50, व को 60, ऐसे करके ह तक जाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको नंबरिंग दिया गया है। सारे वर्ड्स को, सारे जितने भी ये अक्षर है उनको क्या किया, नंबरिंग दिया गया है। वैसे ही अनार आम है, उसको क्या क्या लिया गया है, जैसे कि अनार है उसको 10 की घात 0, इमली है तो उसको 10 की घात 2, ऊन है तो उल्लू का ऊ है तो उसको 10 की घात 4। तो ये सब क्या है, ये वर्णांक पद्धति है। और इस पद्धति का यूज सबसे ज्यादा किसने किया था? आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टी ग्रंथ में किया था। ठीक है, ओके। अब आप लोगों का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधायन प्रमेय क्या है। अगर क्वेश्चन में बोधायन प्रमेय की जगह पाइथागोरस प्रमेय भी अगर पूछ लेते हैं आप लोगों से, है ना, क्योंकि जो बोधायन प्रमेय है उसको ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बोधायन प्रमेय जो है, बोधायन नामक एक ऋषि थे, उन्होंने दिया था और बाद में इसका नाम चेंज करके पाइथागोरस कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और अपडेट किया गया, इस वजह से इसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया, पाइथागोरस नाम दे दिया गया। तो दोनों में से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ओके। बोधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है एक्चुअल में, उसको मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो, इसमें क्या बोला गया, एक आयत, हम पहले आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत की बात हुई इसलिए हम पहले क्या करेंगे, आयत बना लेते हैं। ओके, अब क्या बोला गया है, एक आयत के विकर्ण, विकर्ण मतलब ये होता है विकर्ण, सॉरी ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, एक आयत के विकर्ण, अगर अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, इसी का पार्ट है ना। अब देखते हैं क्या बोला गया है, एक आयत के विकर्ण, हमने विकर्ण लिया, पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज दैट कि मैंने इसको बढ़ा लिया है ना, इधर से मैंने बढ़ा लिया, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है, समझ जाना आप लोग, है ना।
ठीक, एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग। देखो मैंने पहले आयत लिया, आयत में विकर्ण खींचा। अब विकर्ण सपोज मैंने इसको काट लिया यहाँ से विकर्ण से, ठीक है। तो विकर्ण के बाद क्या हो गया, ये विकर्ण बन गया। उसके बाद बोला है विकर्ण पर बने वर्ग। अब ये विकर्ण था, ये विकर्ण है ना हमारा, इस पर में क्या बोला, वर्ग बोला था। हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया। लेट सपोज मतलब मान लेते हैं कि एक वर्ग है ना। वर्ग ऐसा होता है ना जिसमें चारों भुजा एक जैसे रहती है। हालांकि मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट आप लोग बराबर सभी के अच्छे से बना लेना। फिलहाल भी समझाने के लिए बनाई हूँ। तो अपने यहाँ पे विकर्ण पर वर्ग बोला गया था। मैंने अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा ऊपर नीचे सही, बट एक वर्ग बना लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर, है ना। अब इधर एक विकर्ण पर बना और इधर मैंने दूसरा और बना दिया। दोनों भुजाओं पर भी बोला गया ना, इसलिए दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो मतलब क्या बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे बोले ना। आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग। अब वर्ग है, उसका क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मतलब 3 2 5, 5 इधर 5 उधर, तो 5 गुणित 5 बराबर 25 होगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब 3, अब इधर भी 3, तो 3 तिया 9, या फिर ऐसे भी बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 हो गया। सॉरी इसमें 9 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर कितना है देखो, 1 2 3 4, इधर 4 इधर 4। मैं समझ रही हूँ, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई होगी, एक सेकंड में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इसमें क्या बोला गया था, सबसे पहले चीज कि जो भी हम विकर्ण ले रहे हैं ना, जैसे कि हमने आयत काटा था, ये बना है ना आयत का हिस्सा, तो ये बोला जा रहा है कि ये और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, है ना। एक ये वाला सपोज मान लेते हैं, ये ए और ये बी है और ये सी है, तो ए और बी को जोड़ूंगी तो ये दोनों का जोड़ ये सी के बराबर होगा। ये यहाँ पे बोला गया है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। ये क्षेत्रफल की दोनों भुजाओं का, है ना, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये रहा विकर्ण, है ना, और दोनों भुजाओं पर, उसके दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग, है ना, इसका योग के बराबर होता है, इसलिए बराबर होता है। अब ये चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 25 आना चाहिए, ये बोला गया है। तो इधर कितने बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 और इधर भी 4, मतलब कितना कितना होगा, 16 ही होगा ना, गिन लो चलो, 4 8 4 12 16, ये होगा 16। 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 16 धन 9 बराबर 25 होता है। और मैंने बोला था कि इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए, यही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा है, हम जानते हैं कि आयत को 2 समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब बोला क्या जा रहा है कि आयत को, है ना, मैंने यहाँ पे एक आयत बनाया है, ये वो रही आयत को 2 समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है कि नहीं करता है। जैसे मैंने एक आयत बनाया, उसमें जैसे ही विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण खींचने पर 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 90 अंश का हो रहा है और एक इधर ये 90 अंश का हो रहा है, तो बन रहा है ना समकोण। तो और बोला कि 2, 1 और 1 2 हुआ, तो 2 समकोण त्रिभुज में विभाजित करते हैं, कर दिए विभाजित। तथा संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण और शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोला जाएगा कि संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण मतलब ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, इन त्रिभुजों में जो कर्ण है, ये कर्ण शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आई बात समझ में।
कर्ण क्या होता है, ये उसको कहते हैं, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो क्या बोला जा रहा है, कर्ण जो है लंब की घात 2 और आधार की घात 2 के बराबर होता है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है, पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। अब पाई का मान आर्यभट्ट ने कैसे निकाला वो हमको समझना है। तो आर्यभट्ट ने परिधि और व्यास के अनुपात को, है ना, बोलते हैं ना वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, ऐसे करके। तो परिधि और व्यास के अनुपात मतलब परिधि बटे व्यास, है ना, उसको उसने क्या किया, पाई का परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का मान निकाला। मतलब उन्होंने क्या किया, परिधि बटे व्यास को उन्होंने पाई नाम दिया। ठीक है, अब पाई का मान कैसे निकाला, उन्होंने क्या किया, 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और 62,000 से जोड़ दें, है ना। क्या करेंगे, 100 में 4 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ करके क्या है, 100 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 104 होगा। 104 में फिर उसको 8 से गुना करेंगे, जो भी आएगा उत्तर उससे क्या करेंगे, 62,000 में जोड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि, मतलब बोल रहे हैं कि जो आपका आंसर होगा वो इतने के आसपास आएगा, है ना। 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होगी बोला गया है। अब हमने क्या बोला, पाई का मान कैसे निकालना है, परिधि बटे व्यास करेंगे तो हमारा पाई का मान निकलेगा। तो पाई बराबर परिधि बटे व्यास। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह योगफल 20,000 व्यास के, है ना। तो हमारे पास व्यास क्या है, 20,000, वृत्त की परिधि 62,832। तो परिधि की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे और व्यास की जगह रखेंगे 20,000। ठीक है, उसको रखेंगे, उसके बाद उसको भाग देंगे तो हमारा पाई का मान क्या आएगा, 3.1416। क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का परिचय दीजिए। तो वैदिक ग्रंथ के रचयिता कौन है, हमारा जो वैदिक ग्रंथ है उसके रचयिता महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक भारती कृष्ण तीर्थ हैं। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा वैदिक गणित है उसको किसने रचा है, भारती कृष्ण तीर्थ, जो महान गणितज्ञ थे उन्होंने रचा है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें 16 गणितीय सूत्र और 13 उपसूत्र या उपप्रमेय है। इस ग्रंथ में 40 क्या है, अध्याय है। बस इसमें से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और आपका प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।